जय हिंद दोस्तों। यह क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी के पार्ट 3 की ओर है, जिसमें आज हम मुगल साम्राज्य को कवर करेंगे। चलते हैं, मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ क्या प्रश्न बन सकता है उसको हम कवर करते हैं। पहले प्रश्न की ओर, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। दूसरा, मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। यह दोनों कथन सही है या गलत है, इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों कथन सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया असत्य क्या है। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वह चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज और पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। इस तरह से इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई। अगले प्रश्न की ओर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य कथन फिर से पूछ रहा है। तो अब मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया था। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया था। इस तरह से आपका आंसर केवल एक सही होगा। मुगल को अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी हुई स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। और दूसरी तरफ तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि वह इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ध्यान में रखें। प्रश्न में पूछा गया था असत्य कौन सा है, तो पहला कथन असत्य है। दूसरा, प्रश्न संख्या 3 की ओर है। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया था? आपके ऑप्शन है दिल्ली एवं पंजाब, दिल्ली एवं आगरा, काबुल एवं पंजाब, केवल दिल्ली। आपका सही आंसर होगा दिल्ली एवं आगरा। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। उसके बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और घोषित करते हुए भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की थी। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब आपको सही सुमेलन के बारे में बताना है। तो खानवा का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यह गलत मिलान किया हुआ है, चूंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, न कि खानवा का युद्ध। तो याद रखना है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। यह पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है, तो पहला तो सही सुमेलित नहीं है। दूसरा, पानीपत का युद्ध 1527 लिखा हुआ है, यह भी गलत हो गया। चंदेरी का युद्ध, जबकि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच। राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। इस तरह से 1527 जो है वह खानवा के युद्ध से जुड़ा हुआ है, यह भी गलत स्टेटमेंट। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था बाबर और राजपूतों के बीच, यह बिल्कुल सही मिलान है। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। यानी ऑप्शन सी होगा, केवल 3 और 4 सही मिलान है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5, अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 1568 ईस्वी में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया गया था। दूसरा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के दौरान पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। यह कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो इसके तीनों कथन सही है। ऑप्शन 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमार सलीम, जिसको जहांगीर का नाम सलीम के नाम से जानते हैं, की माँ जोधाबाई थी। दूसरा, अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ा गई। तीसरा, अकबर ने अपने शासनकाल में भी कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा 1 और 2। 1 और 2 यानी राजकुमार सलीम की माँ जोधाबाई थी, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ा गई थी। अब एक बार इसके बारे में कुछ विस्तार भी और ध्यान में रखें। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल, जिसको भारमल, की ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जिसको जोधाबाई से विवाह किया।
इसी राजपूत राजकुमारी से शाहजादे सलीम का जन्म हुआ। शाहजादे सलीम यानी जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर के अंतिम वर्षों के दौरान उसकी सत्ता कमज़ोर सी हो गई थी। अकबर के काल में दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और उस समय खानदेश, बराड़ एवं अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह से इसका कथन केवल 1 और 2 ही सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, खुर्रम किसका बेटा था? आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा जहांगीर। खुर्रम, राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था, जो बाद में शाहजहां कहलाया, यानी शाहजहां का ही नाम खुर्रम था। इसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया। साथ ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास भी किया, जो कि असफल रहा था। इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? आपके ऑप्शन है दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, आगरा और काबुल। इसका सही जवाब होगा आगरा। शाहजहां जब बीमार हुआ था तब उसने दारा शिकोह को शासक नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा, लेकिन बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन यह घोषणा विधिवत रूप से नहीं हुई थी। इसी कारण शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें औरंगजेब ही विजयी हुए और दारा शिकोह समेत अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहां के आगरा के किले में बंद कर दिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसे उसने मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? आपके ऑप्शन है आजम, अकबर, मुअज्जम और कामबख्श। इसका सही जवाब होगा अकबर। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था, जिसमें उसको मराठों और दक्कन का भी सहयोग मिला था। यह सबसे बड़ा कारण था कि औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 10। दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? आपके ऑप्शन है अहमदनगर एवं बीदर, बीदर एवं गोलकुंडा, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। आपका आंसर सी होगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। याद रखिए, औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में बीजापुर को अपने राज्य में मिला लिया, जबकि 1687 ईस्वी में ठीक 2 वर्ष के बाद गोलकुंडा को भी अपने राज्य में मिला लिया था। अपने ऑप्शन सी होंगे। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की थी? आपके ऑप्शन है मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह ने, मेवाड़ के शासक राजा राज सिंह ने, सिखों के धार्मिक गुरु गुरु तेग बहादुर, मराठा शासक शिवाजी। इसका सही जवाब हुआ मराठा शासक शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए, मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार पद्धति शुरुआत की थी। शिवाजी का नाम ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 12। मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास रखते थे। ज्येष्ठाधिकार, जो बड़े होंगे उनको ही पद मिलेगा, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। दूसरा कथन, उत्तराधिकार में सहादायदा की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। यानी आपके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। यानी उत्तराधिकार में सहादायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को ही अपनाते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत वे सहादायद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, यानी जितने भी पुत्र हैं उन सब में बांट दिया जाता था। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है। पहला कथन, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 और 3 होगा, जो कि सी में है। मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी। इसकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर ही नहीं होती थी। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, वह किसी को भी मनसब दे सकता था। इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला, मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। दूसरा, सवार पद की संख्या
जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तीसरा, जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। इसका सही कथन ऑप्शन नंबर सी केवल एक होगा, यानी पहला कथन ही सत्य है। पहला कथन मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकार निर्धारित किए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। अच्छा, इससे पहले कुछ और भी ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रश्न संख्या 15 की ओर है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे। दूसरा, मनसबदार इक्तादारों की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे, पर उन पर प्रशासन करते थे। इसका केवल पहला कथन सही है, इसलिए ए इसका आंसर होगा। याद रखिए, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, यानी उनको सैलरी के रूप में जिससे रिवेन्यू आता था, उन भूमि को पाते थे जिनसे रिवेन्यू मिलेगा, जिसे हम जागीर के नाम से जानते थे। दूसरा कथन गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा, अगला प्रश्न संख्या 16 कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया। इसका कारण बताया गया है कि ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। इसका सही आंसर कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। एक बार इसके बारे में कुछ समझिए। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जागीरों का बड़ी ही सावधानीपूर्वक आकलन किया था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन से ज़्यादा न हो, तकरीबन वेतन के बराबर ही रहे, यानी उनसे जो राजस्व मिलता था उनकी सैलरी से अधिक न हो, इसकी पूरी बात ध्यान में रखी गई थी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 17 की ओर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। दूसरा कारण, औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की कमी हुई और मिलने वाले राजस्व में भी गिरावट आई थी। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा। कथन तो सत्य है, लेकिन कारण असत्य दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, जिसका कारण मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था और जागीरों की संख्या में भी भारी कमी हो गई थी। इतना। अगला प्रश्न संख्या 18 की ओर है। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, किसी ग्राम के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था, या दोनों के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं? इसका सही जवाब होगा दोनों के लिए, यानी किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो कि राजस्व एकत्रित किया करते थे, और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करते थे। इस तरह से दोनों कथन सही होगा। जमींदार उन्हीं के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? आपके ऑप्शन है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को, किसी दूसरे राज्य का संसाधन हड़पने को, युद्ध में लूटे हुए सामान के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। अब इसके बारे में कुछ और भी जानकारी ध्यान में रखें। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। एक बार फिर से सुनिए। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतें और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह जब्त व्यवस्था गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाई थी। इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा, यह गुजरात और बंगाल के लिए एप्लीकेबल नहीं था। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। अकबर के शासनकाल के इतिहास के संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? आपके ऑप्शन है तबकात अकबरी, अकबरनामा, तारीख अल्फी, मज़्म उल बहरीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 भागों में लिखा है, जिसका शीर्षक अकबरनामा रखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी जिल्द अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, जबकि तीसरा जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 21।
मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों से संबंधित सूची को सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पहला सूची 1 में प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? तो सूबेदार। ऑप्शन इसका 3 होगा। ऑप्शन 3 प्रांतों के वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था, और धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री जो कि सदर के नाम से जाना गया, और सेना नायक जो कि फौजदार के रूप में समझे गए। इस तरह से फौजदार को सेना नायक, कोतवाल को नगर पुलिस अधिकारी, बख्शी को सैनिक वेतन अधिकारी के रूप में हम जानते हैं। इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ साथ धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की थी। दूसरा, इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति एवं मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा, इसका जो सबसे पहली बात, फतेहपुर सीकरी में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था तो उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों, जरथुस्त्रु धर्म के अनुयायियों, उलेमाओं, ब्राह्मणों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू की थी। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। इन्हीं विचार विमर्शों से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के लिए विभाजन एवं असमंजस पैदा करती हैं। यही अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? आपके ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, हरि विजय सूरी, बदायूनी। इसका सही जवाब होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के विचार पर आधारित प्रशासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 24। शेर शाह ने निम्न में से किस युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था? आपके ऑप्शन है चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, देहरिया का युद्ध। इसका सही जवाब होगा चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ऑप्शन 1 और 2। 1539 ईस्वी में शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया था। शेर खां ने इस युद्ध में अपने को सुल्तान भी घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की थी। उसने शीघ्र ही बंगाल पर अधिकार भी कर लिया और पूर्व में मुगलों की शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट भी करके कन्नौज तक पहुंच गया था। जबकि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो 1540 में हुमायूं शेर शाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित हुआ। दिल्ली पर शेर शाह का नियंत्रण स्थापित हुआ एवं द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ और भी तथ्य ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, शेर शाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की थी। दूसरा, मुगल सम्राट अकबर ने शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था से कुछ तत्वों को अपनाया था। आपके कथन कौन से सत्य हैं सो बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह ने प्रशासनिक सुधार के तहत राज्य के हित की रक्षा एवं प्रजा के उद्धार के लिए दोनों उपाय पर समान महत्व दिया। इसी के तहत उसने सैन्य एवं आर्थिक सुझाव दिए थे। वहीं शेर शाह के स्थानीय शासन के सिद्धांत, जिसने राज्य में कानून एवं व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने के लिए सहयोग दिया। शेर शाह ने निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय पर विशेष ध्यान दिया था। शेर शाह प्रशासन की ये विशेषताएं अकबर द्वारा भी ग्रहण की गई थी। तो ये थी इतनी जानकारी मुगल साम्राज्य से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो। थैंक यू सो मच।